नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको प्रकृति के तमाम उन रहस्यों से अवगत कराया जाता है, आपको आयुर्वेद से जोड़ा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा यानी ऋषि मुनि संतों द्वारा हुआ है और गहन रिसर्च के बाद इस आयुर्वेद को ग्रंथ के रूप में ढाला गया है और उसकी जानकारी हम सभी को होना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आजकल के इस दौर में कहीं ना कहीं हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, अपने आयुर्वेद, अपने प्राचीन धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। रुझान हमारा कम होता जा रहा है। उसी का ही खामियाजा है कि हम बीमारियों में की चपेट में आ जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं और जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करते हैं अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या में ही क्या आप बदलाव लेकर आ सकते हैं, खान पान में आप क्या सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका वर्णन ग्रंथों में है। लेकिन आज के इस दौर में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने ही धरोहर के बारे में जान पाएँ और या हमारा रुझान उस तरफ हो पाए, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कई प्रकार की नई नई बीमारियां हमारे शरीर को चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन ये सब आपके साथ ना हो, यही जागरूकता हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं और इन सभी विषयों के लिए, इन सभी जानकारियों के लिए आप सभी को बार बार सचेत करते हैं और ये ध्यान भी दिलाते हैं। जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं, जो उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। और यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम दूध के लिए बात करेंगे। अक्सर ये सुनने में आता है, ये एक लोकांक्ति होती है और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि यदि माँ के छाती में दूध ना हो तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए दूध को अमृत तुल्य माना गया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कभी भी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नवजात शिशु के लिए तुरंत ये बताया जाता है कि उसको माँ का दूध पिलाना ज़रूरी है, वरना ये बच्चा सर्वाइव करने में दिक्कत करेगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर ऐसे कौन से गुण हैं, ऐसी कौन सी आवश्यकता है, ऐसी क्या चमत्कारिक चीज़ें हैं जो माँ के दूध में उत्पन्न होती हैं और वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, मेरे घंटों के अंदर साफ लिखा है कि यदि माँ की छाती के अंदर दूध पूरा है तो बच्चे की जिंदगी एक किस्म की स्वर्ग के समान है जी। और माँ की छाती के अंदर दूध नहीं है तो बच्चे की जिंदगी एक नरक के समान है। तो मैंने इस को बार बार पढ़ा। आखिर में ये निचोड़ निकला कि जिन औरतों को नौकरी करनी पड़ती है और अपनी छाती का दूध बच्चे को पिलाने में संकोच करती है, वो पूरा दूध पिलाती है, उन बच्चों का माँ बाप के प्रति रुझान बिल्कुल नहीं है।
दूसरी बात कि माँ बाप के और बच्चे के विचार नहीं मिलते। परंतु जो माँ अपने बच्चे को अपनी छाती का पूरा दूध पिलाती है और बच्चा पैदा होने के बाद पहला जो गाढ़ा दूध होता है उसको पिलाती है, तो बच्चों को ज़िंदगी में कोई रोग होता ही नहीं है। परंतु कुछ जगह ऐसी प्रथा है कि जो पहला दूध है उसको निकाल के फेंक देते हैं, दूसरी औरत की छाती का दूध पिला देते हैं, वो बच्चा हमेशा कमज़ोर रहता है। चाहे जानवर का है चाहे इंसान का बच्चा है, जो माँ की छाती का बच्चा पैदा होने के बाद दूध होता है इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है और इस दूध की ताकत से उसके अंदर के रोगों को लड़ने की क्षमता दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। और जैसे जैसे बच्चे का पाचन शक्ति काम करती है, बच्चा पचाता है, वैसे वैसे माँ की छाती में दूध ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। और जिस टाइम भी देखा कि बच्चे को अब दूध पिलाने का टाइम हो गया, तो किसी किसी माँ की छाती से ऑटोमेटिक दूध निकलना शुरू हो जाता है। जब बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको इतनी शांति मिलती है। जब कभी किसी से बात हुई कि आपने ऐसा महसूस किया, तो कहती है हमें इतना महसूस होता है कि हमने पता नहीं कितना का वजन शरीर से उतार दिया। आज इंसान एक ऐसा प्राणी है जो गाय का, बकरी का, भैंस का, गधी का, घोड़ी का, ऊँटनी का, हाथी का, सभी का दूध पचाता है। परंतु इन दूधों के अंदर गुण अलग अलग हैं। और जैसे जैसे जानवर के दूध के आगे बात आएगी, मैं बताता जाऊँ इस जानवर के दूध का टेस्ट क्या है और कितना इसका प्रभाव है। तो जब किसी माँ की छाती में दूध नहीं होता है तो उसका बच्चा सारी रात चिल्लाता रहता है, दिन में सोता है, रात को चिल्लाता है। बच्चा रात को दूध माँ की छाती का ज़्यादा पीता है, दिन में कम पीता है। ये मैंने अपने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया। तो जब बच्चे का पेट नहीं भरता और किसी का फ़ोन आता है कि इसकी छाती में दूध नहीं है और बच्चा भूखा रहता है, बाहर का जो दूध लाते हैं वो बच्चे को पच नहीं रहा, तो दूध चाहे औरत का है चाहे जानवर का है, किसी का भी, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं। परंतु सबसे आसान जो दवाई है वो है अश्वगंधा, स्थावर और मुलट्ठी। इन तीन चीज़ों को पीस के पाउडर बना लें और माँ का आधा किलो दूध है तो आधा किलो उसमें पानी मिला दें, 1 किलो हो जाएगा। इसमें आप 10 ग्राम स्थावर, अश्वगंधा और मुलट्ठी का चूर्ण 10 ग्राम मिला के उसको धीमी आंच पे इतना उबालें हैं कि आपके पास करीब 300 ग्राम दूध बचे। अब इस 300 ग्राम दूध को पीने में औरत कम से कम पौने घंटे का समय लगाएगी। तो एक बार के पीने से जिस औरत की छाती से दूध नहीं निकलता था, बच्चा चिल्लाता था, इसके पीने के 2 घंटे के बाद उसकी छाती से दूध टपकना शुरू हो जाता है और बच्चा भी बड़ी तसल्ली से पीता है। जब 4-5 दिन हम इस दूध को पिला देते हैं तो उसकी छाती से बच्चे को पिलाने के बाद भी 4 बच्चों का दूध और बच जाता है। तो ऐसे जब मैं किसी को कहता हूँ कि आप ये कर लें तो औरतें फिर दूसरे के बच्चों को दूध पिलाती हैं। और जब मैं कहता हूँ कि आप दूसरे के बच्चों को जिसको दूध पिला रही है उसकी माँ को भी कहो कि आप उपचार कीजिए, इसको दूध पूरा हो जाएगा।
तो किसी के अंदर इतना अभिमान होता है कि जो चीज़ हमने सीख ली हम दूसरे को न सिखाएं। तो फिर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि देखिए, ये विद्या ऐसी जितनी आप बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, और जितनी आप संकोच करेंगे उतनी ये समाप्त होगी। आज हमारी आयुर्वेद विद्या क्यों समाप्त होती जा रही, इसका मेन कारण है कि एक तो जो नाड़ीय वैद्य थे वो तो अब रहे नहीं, और जो इसकी संस्थाएं बनी हैं जहाँ भी इनको सिखाया जाता है, जो कॉलेज हैं, उनमें जो पढ़ाने वाले वो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के ऊपर असर करते हैं, उनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है। और थ्योरी से कभी भी कोई किसी चीज़ का पूरा उपचार नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जब वो रोगी बताएगा मुझे तकलीफ़ है, उसके अनुसार दे दी, वो तकलीफ़ तो वहाँ से दब गई, परंतु रोग तो जड़ से नहीं कटा। जब रोग जड़ से नहीं कटेगा तो उसको बार बार वो सूजन बढ़ती रहेगी, वो रोग बढ़ता रहेगा, दवाई खाएगा, कुछ दिन आराम मिलेगा, फिर रोग बढ़ेगा। परंतु नाड़ी वैद्य जो भी है, इसकी दवाई से जो रोग एक बार कट गया दोबारा रोग आएगा नहीं, क्योंकि जो जड़ी बूटियाँ हैं इनके अंदर विशेषता है कि जिस रोग को एक बार समाप्त कर दो दोबारा रोग नहीं आता। आज जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ का जलवायु, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, यही हमारे सब रोगों से मुक्ति हमें दिला देता है। परंतु देखा देखी में हम उस चीज़ को बदल के पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है। और कई बार मैं कई रोगियों में थोड़ा गुस्से भी हो जाता हूँ, क्योंकि आजकल हमने एक प्रथा बना ली है कि लड़कियों को सलवार की जगह पैंट पहनाना शुरू करा दी, और पैंट के अंदर बुकरम होती है, वो अंदर जाके ट्यूबों को ऐसे दबाती है जैसे सिर के बालों को रबड़ी दबाती है, और उनका मासिक धर्म खराब हो जाता है, ट्यूबों में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस में रसौली बन जाती है। तो कुंवारी लड़कियों को भी डॉक्टर यूट्रस निकाल के फेंकना शुरू कर दिया। जब ऐसी लड़की का किसी का मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, उसकी माँ को, भाई बहन जो भी आए, उसको डांटता हूँ कि आपने जब पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाया तो लड़की को ज़िंदगी बर्बाद तो आपने की है। और कमीज सलवार पहने नाड़े वाली तो मैं दवाई देता हूँ, यदि वो कहे कि नहीं हमें परहेज नहीं कर सकते तो मैं दवाई नहीं देता। और जिस औरत को डॉक्टर ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया कि आपका ऑपरेशन होगा, बच्चा दानी निकालनी पड़ेगी, यदि ऑपरेशन करने से 10 दिन पहले मेरी दवाई खाना शुरू करती है तो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर जो दोबारा एक्सरा लेते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। जब उसमें रसौली कटी हुई दिखाई पड़ती है तो डॉक्टर भी हैरान जाते हैं कि रसौली कम कैसे हो गई, बढ़ने के बजाय कम हुई, इसका कोई कारण। जब पूछते हैं वो कहते हैं फलाने की दवाई, आप दवाई खाइए, जो ईमानदार डॉक्टर है। और जो बेईमान है वो तो अपने पैसे कमाने पे वो तो काट देता है। परंतु जिस भी औरत के पेट में रसौली है, बच्चादानी में रसौली है या ट्यूबों में सिस्ट है, उसको 1 महीने से फालतू मेरी दवाई नहीं खानी पड़ती, रसौली भी समाप्त होती, सिस्ट भी समाप्त होते हैं, और मासिक धर्म ऐसे आता है जैसे बाथरूम आ रहा है, उसको दर्द होता है नहीं। परंतु जो पैंट पहनती हैं, इनको मासिक धर्म आने से 8 दिन पहले कमर टूटना शुरू होती है, शरीर में भयंकर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, और मासिक धर्म गोली खाएंगे तो आ जाएगा, नहीं खाएंगे तो नहीं आएगा।
परंतु स्वस्थ विचार की दवाई खा के हर 27 दिन मासिक धर्म बड़ा नॉर्मल, जैसे बाथरूम आता है ऐसे आ जाता है। कईयों को तो पता है, तब लगता है जब वो बाथरूम जाती है कि मासिक धर्म आ गया। और मेरी दवाइयों से 3 दिन से ज़्यादा किसी का मासिक धर्म नहीं चलता। 3 दिन में ही मासिक धर्म समाप्त होता है और उसका जो भी अंदर के शरीर के अंदर किसी किस्म का पॉइजन था सारा 3 दिन में निकल जाता है। और बाद में एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी हमने दवाइयाँ तो बहुतों की खाई, परंतु जो आपकी दवाई का चमत्कार देखा है किसी की दवाई में नहीं है। तो मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैं केमिकल नहीं बेचता, मैं आर्टिफिशियल दवाइयाँ नहीं बेचता। मेरी दवाइयाँ मेरे आश्रम के अलावा नहीं मिलती। मेरी दवाइयाँ मैं स्वयं अपने आप बनाता हूँ और मेरी अपनी फैक्ट्री है जिससे दवाइयाँ बनती हैं। और दवाई मैं उतनी बनाता हूँ जितनी मुझे दूर है ज़रूरत है। 15 दिन की दवाई तैयार करने में 15 दिन की जितनी दवाई लगेगी उतनी तैयार करते हैं। 15 दिन से ज़्यादा की दवाई तैयार नहीं करते। और जो मेरी दवाई 15 दिन नियम से खाता है उसको 50 से 60% आराम मिल जाता है और 1 महीने में रोग पूरा समाप्त हो जाता है। अब जिन औरतों की छातियों में दूध नहीं था, जब मैं नुस्खा बताता हूँ दूध लेती हैं और उनकी छाती में दूध आता तो एक बात कहते हैं कि स्वामी जी अब दूध छाती में इतना हो गया कि हम बच्चे को पिला के, जब बच्चा नहीं पीता है तो हम ज़मीन पे उसको छाती से निकाल के दबाती हैं। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि देखिए, ज़मीन में दबाने से अच्छा है कि दूध को निकाल के गर्म करके आप खुद भी पी सकती हैं और बच्चों को किसी न किसी रूप में उसको दे सकती हैं। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाहबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। मेरा नाम बलिहार सिंह है, रानी बाग से मैं रहता हूँ। और मेरे को मतलब कब्ज की और गैस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई सी, जिहदे नाल मतलब बीपी और शुगर मतलब बहुत हो गया सी। और मतलब पता इंग्लिश दवाई बहुत जगह से मतलब ली है, कई डॉक्टरों से मतलब इलाज करवाया, जिससे गोली खा लें थोड़ा बहुत फ़र्क पै जाता, वरना मतलब वैसे ही फिर बीमारी हो जाती। कई बार तो पूरी रात को 2-2 ढाई बजे तक मतलब उठ के चलना पड़ता था, मतलब नींद लौटता था और उसमें मतलब एकदम घबराहट आती थी, मतलब चैन नहीं आता था। ऐसे लगता था पता नहीं शुगर हाई हो गया या बीपी हाई हो गया, कभी शुगर की गोली खाऊं कभी बीपी की खाऊं, पर गैस से इतना मतलब बहुत वो हो गया था। ऐसे एक दिन टीवी देखते देखते टीवी से पता चला बाबा जी के आश्रम का। फिर जब से यहाँ आए उसके बाद में 3-4 दिन बाद ही मेरे को जब दवाई चली बाबा जी से ली तो मेरे को काफ़ी मतलब अपने आप को राहत महसूस होने लगी। और इस टाइम 15-20 दिन हुए अभी मेरे को दवाई लेते, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और इसमें अपने आप को बिल्कुल एक तरह मैं नॉर्मल की तरह समझ रहा हूँ। जल्दी से जल्दी अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हम ले रहे हैं। तारेश जी हैं, 30 वर्ष की उम्र है, भरतपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं और इन्होंने अपना सवाल रखा है। 2015 में इनको
सर्दी खांसी और ज़ुकाम हुआ था, तो इन्होंने कुछ दवाई उस समय ली थी जिस वजह से इनकी बलगम और खांसी बंद हो गई। लेकिन उसके तुरंत बाद सूखी खांसी शुरू हो गई और वो आज तक ठीक नहीं हुई। नाक में, गले में, छाती में कफ है, पेट साफ नहीं होता, बहुत सारी इस तरीके की समस्याएं हैं, थकान रहती है, सांस फूलती है। तो मतलब तब से इनकी कोई भी समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। देखिए, मैंने टीवी के माध्यम से कई बार कहा है कि देखिए, पूरे संसार के अंदर बिजनेस है, किसी भी रोग की दवाई पूरी नहीं है। एलोपैथिक दवाइयों में होता है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा और केमिकल। वो सुन करने के लिए होता है। तकलीफ तो आपको है, परंतु आप सुन हो गए तो आपको महसूस नहीं होगा। जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी का, इनमें आजकल कोई भी हकीम नहीं है जो दवाइयों की पहचान कर सके दवाई असली या नकली है। और जो दवाइयाँ पीसने वाले होते हैं, वो जो अच्छे दवाई पीसने वाले जिनको थोड़ा तजर्बा होता है, उसको माल को निकाल देते हैं, क्योंकि उसको तनख्वाहें ज़्यादा देनी पड़ती हैं। तो नए नए रख के उनसे दवाइयाँ बनाते हैं, उनको जो दे दिया पीसने को, पीस के दे दिया, चाहे वो अमृत है चाहे वो पॉइजन है। तो जिस दवाई में नुस्खा पूरा नहीं होता अपना लाभ नहीं देती। परंतु स्वास्थ्य विचार में जो भी मेरी दवाइयाँ बनती है, जब तक मैं दवाई का नुस्खा पूरा चेक नहीं कर लूँ दवाइयाँ, तब तक दवाइयाँ पीसी नहीं जाती। और जब तक दवाई पीस करके आके दोबारा टेस्ट नहीं की जाए, तब तक मरीज को दे नहीं जाती। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर यदि आप देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।